डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। अर्जुन को नामात्र का शिष्य बनाने के बाद मास्टर शेन तुरंत रतनगढ़ दुनिया की ओर नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने क्लाउड वाइल्डनेस के आसपास खोजबीन की। वे उन लोगों को ढूंढना चाहते थे जो पहले उनके साथ रहस्यमय क्षेत्र में गए थे, लेकिन अब वे सब गायब हो चुके थे। मास्टर शेन ने एक गहरी सांस ली। उन लोगों में से एक उनके पुराने मित्र मार्किस झा, रणधीर झा थे। मास्टर शेन और रणधीर झा ने रतनगढ़ दुनिया में साथ सफर किया था और कई रहस्यमयी जगहों की खोज की थी। बाद में रणधीर झा को रतनगढ़ में मार्किस की उपाधि मिली, जबकि मास्टर शेन को वहां के कई बड़े गुटों में एक प्रतिष्ठित उजाड़ स्वर्ग मास्टर बना दिया गया। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफल रहे थे, लेकिन फिर रणधीर झा की उम्र बढ़ने लगी और वे घायल भी हो गए, इसलिए वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों के लिए सूरतगढ़ साम्राज्य लौट आए। इस वजह से मास्टर शेन और वे सैकड़ों वर्षों तक नहीं मिले थे। 2 साल पहले जब बैंगनी बादलों का जन्म हुआ तो मार्किस झा ने मास्टर शेन को एक रहस्यमय क्षेत्र की खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वह जगह एक फॉरबिडन भूमि होगी। मास्टर शेन का मानना था कि वह कोई प्राचीन मोहरों से बंधी जगह थी, लेकिन वहां क्या सील किया गया था यह उन्हें पता नहीं था। रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मास्टर शेन अपने पुराने मित्र से अलग हो गए। बाद में वे एक बैंगनी मोहर में फंस गए और किसी तरह बचकर निकले। क्या उनके मित्र जीवित थे या नहीं, इसका कोई सुराग नहीं था। चलो चलते हैं। मास्टर शेन ने एक गहरी सांस ली। जब कोई इंसान हजारों साल तक जी लेता है तो जीवन और मृत्यु उसके लिए उतने मायने नहीं रखते। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना चाहिए। इसके बाद मास्टर शेन ने अपनी जादुई अंगूठी से एक हवाई जहाज निकाला। उन्होंने उसकी ऊर्जा सरणी को सक्रिय किया और हवाई जहाज आसमान में उड़ चला। वे रतनगढ़ की ओर बढ़े। रास्ते में कई लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन पोर्टल थीं, लेकिन फिर भी इस यात्रा में कई महीने लगने थे। कल रात सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य, मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य और आसपास के कई छोटे देशों में बैंगनी रंग की रोशनी आसमान में उठी थी। इन सब में डिवाइन वाइल्डनेस की बैंगनी रोशनी सबसे डरावनी थी। ऐसा लगा कि वह रोशनी सीधे स्वर्ग की ओर जा रही थी और पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। बैंगनी रोशनी के बाद डिवाइन वाइल्डनेस में बैंगनी बादलों का जन्म हुआ। उसका फैलाव क्षेत्र पहले वाले के मुकाबले बहुत बड़ा था। मास्टर शेन को समझ आ गया कि जिस रहस्यमयी क्षेत्र में वे पहले गए थे, उसका इस घटना से कोई न कोई संबंध था। केवल क्लाउड वाइल्डनेस में ही नहीं, बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी रहस्यमयी क्षेत्र मौजूद थे और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उजाड़ जाति ने दिव्य शहर में कुछ किया था जिससे ये घटना शुरू हुई। यहां तक कि लाखों मील दूर मौजूद अन्य रहस्यमयी क्षेत्र भी सक्रिय हो गए। शेफर्ड बॉय ने पहले अर्जुन को बचाया और क्लाउड वाइल्डनेस में छोड़ दिया। फिर वह दिव्य शहर चला गया ताकि इस घटना की तैयारी कर सके। इसी घटना की वजह से मास्टर शेन बैंगनी मोहर की सील से आजाद हुए और अर्जुन से मिले। ये सारी घटनाएं या तो एक संयोग थी या फिर किसी बड़े रहस्य का हिस्सा। ... हवाई जहाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। वे विशाल जंगलों और बंजर भूमि के ऊपर से उड़ते हुए एक समुद्र के पास पहुंचे। अर्जुन ने अपने पिछले जीवन में समुद्र देखा था, लेकिन यह समुद्र बिल्कुल अलग था। पिछले जीवन के समुद्र में तूफान आते थे और हवा न होने पर भी हल्की हल्की लहरें रहती थीं। लेकिन यह समुद्र बिल्कुल शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत, जिससे एक अजीब सा डरावना एहसास होता था।
इस समुद्र का पानी हल्का लाल था, जैसे खून पानी में घुल गया हो। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था। मास्टर शेन ने कहा, इस समुद्र को अपरिवर्तनीय समुद्र कहते हैं। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया है। हम अभी केवल इसके एक छोटे हिस्से को पार कर रहे हैं, जो दिव्य जंगल और रतनगढ़ के बीच एक जलमार्ग है। उत्तर की ओर जाने पर यह समुद्र सच में अपरिवर्तनीय हो जाता है। यह समुद्र असीमित और अंतहीन है। यहाँ पानी हमेशा शांत रहता है और इसमें बहुत कम समुद्री जीव हैं। हालांकि गहराई में कुछ अज्ञात भयंकर जीव छिपे हुए हैं और उनका स्तर कितना ऊंचा है, यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मैं भी यदि इस समुद्र की गहराई में जाऊं तो मेरे लिए यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पहले मानव जाति के एक महान सम्राट ने इस समुद्र को पार करने की कोशिश की थी। उन्होंने लगातार 7-8 वर्षों तक उड़ान भरी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, स्वर्ग और पृथ्वी की युवान ऊर्जा कम होती गई। बिना ऊर्जा के एक महान सम्राट भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंततः उसे आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। मास्टर शेन ने आगे बताया, अपरिवर्तनीय समुद्र के दक्षिण में एक भूमि पुल है जो दिव्य जंगल से जुड़ता है। वहीं सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य और मेहरगढ़ दिव्य साम्राज्य जैसे देश इसी भूमि पुल पर बसे हुए हैं। ये सुनकर जब मास्टर शेन ने कहा, अर्जुन हैरान हो गया। अब यह स्पष्ट हो गया था कि शेफर्ड बॉय सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को नष्ट करके दिव्य जंगल भूमि और रतनगढ़ को जोड़ना क्यों चाहता था। ये कल्पना करना कठिन था कि दिव्य जंगल भूमि कितनी विशाल थी। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य, जो लाखों मील तक फैला हुआ था, केवल एक भूमि पुल का हिस्सा था जो दिव्य जंगल भूमि को रतनगढ़ से जोड़ता था। यात्रा के दौरान मास्टर शेन ने अर्जुन को इस दुनिया के कई रहस्यों के बारे में बताया। जब मास्टर शेन ने रतनगढ़ का परिचय दिया तो अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। रतनगढ़ को एक दुनिया क्यों कहा जाता था, महाद्वीप क्यों नहीं? इसका कारण ये था कि रतनगढ़ सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से बहुत अलग था। हालांकि रतनगढ़ और सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य एक ही दुनिया में स्थित थे और एक बड़े भूमिपुल से जुड़े थे, लेकिन दोनों के प्राकृतिक नियम बहुत अलग थे। रतनगढ़ में अपनी स्वयं की स्वतंत्र व्यवस्था थी। वहां स्वर्ग और पृथ्वी की युआन क्यूई बहुत अधिक और गाढ़ी थी, लेकिन साथ ही बहुत हिंसक भी थी। वहां की ऊर्जा को नियंत्रित करना आसान नहीं था। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में एक योद्धा जो तलवार की किरण को 100 फीट तक फैला सकता था, वह रतनगढ़ में केवल 50 फीट तक ही कर सकता था। इसी तरह जो योद्धा अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते थे, उनकी दृष्टि रतनगढ़ में सीमित हो जाती थी। ऐसा अजीब अंतर क्यों है? अर्जुन को यह विश्वास करना कठिन लग रहा था। एक ही दुनिया में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता, मास्टर शेन ने सिर हिलाते हुए कहा। असल में रतनगढ़ हमेशा से नहीं था, ये बाद में बना था। रतनगढ़ में स्थान और समय की शक्तियां बहुत अधिक मजबूत हैं। वहां की हिंसक ऊर्जा कई दुर्लभ खजाने उत्पन्न करती है। यह एक उच्च स्तर की दुनिया की तरह है। जो योद्धा वहां अभ्यास करते हैं, वे वहां की भारी ऊर्जा का दबाव सहते हैं। वहां बेहतर संसाधन और गहरी परंपराएं हैं। यही कारण है कि रतनगढ़ मानव योद्धाओं का केंद्र बन गया है। वहां कई शक्तिशाली योद्धा हैं, जिनकी तुलना अन्य स्थानों से नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्र में जैसे कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य, अगर कोई परिवार मजबूत हो जाता है तो वे उस साम्राज्य में एक राज्य की स्थापना कर सकते हैं और अपने आप को राजा घोषित कर सकते हैं। लेकिन रतनगढ़ में ऐसा नहीं हो सकता। रतनगढ़ में कोई राज्य नहीं है, जबकि वहां बहुत अधिक शक्तिशाली परिवार मौजूद हैं। उदाहरण के लिए चौहान परिवार जैसा शक्तिशाली परिवार केवल एक छोटे से क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। बड़े परिवारों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, इसलिए रतनगढ़ में हमें कई परिवार मिलते हैं। कई परिवार अपने स्वयं के लाभ के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन वे विवाह गठबंधन के माध्यम से भी संबंध बना सकते हैं। इस तरह की विभाजन प्रणाली के कारण कुछ परिवार बचते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। कुछ परिवार इस संघर्ष में बचकर महान वंशज बन जाते हैं, लेकिन भले ही वे बहुत शक्तिशाली हो जाएं, वे एक देश स्थापित नहीं कर सकते। यदि कोई परिवार वहां एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करता है तो बाकी परिवार उस पर हमला कर देंगे। मास्टर शेन की व्याख्या के बाद अर्जुन को आखिरकार समझ में आया कि रतनगढ़ का स्वरूप कैसा था। यही कारण था कि जब भी रतनगढ़ की बात आती थी तो लोगों का जिक्र किसी राज्य के बजाय परिवारों के नाम से होता था। बच्चे, मास्टर शेन ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, राठौर परिवार वास्तव में चौहान परिवार के बहुत करीब स्थित है। हाल के वर्षों में ये दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि पहले वे साझा लाभ के कारण एक गठबंधन में थे। अगर तुम राठौर परिवार जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
मास्टर शेन ने यह बात मजाक में कही, लेकिन अर्जुन को यह सुनकर चिंता हो गई। वह अभी रतनगढ़ में अपनी यात्रा शुरू करने ही वाला था और पहले से ही उसे संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन निश्चित रूप से यह उसके लिए एक अवसर भी था। देखो, समुद्र अब पहले जैसा शांत नहीं है। हम धीरे धीरे रतनगढ़ के पास पहुंच रहे हैं। अर्जुन ने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा और देखा कि लाल समुद्र की सतह पर लहरें उठ रही थीं। रतनगढ़ के नीचे एक विशाल काला भंवर है जिसे ईश्वर समाधि गर्त कहा जाता है। इसका नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यदि कोई देवता वहां गया तो वह वापस नहीं लौट सका। ईश्वर समाधि गर्त बहुत गहरे और रहस्यमय सागर में स्थित है। ये भंवर बहुत भयानक है और इसके अंदर पूरी तरह से अंधकार है। ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। ये लगातार समुद्र के पानी को निगलता रहता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वह पानी कहाँ जाता है। इस भंवर में इतनी भयानक शक्ति है कि यदि कोई महान सम्राट भी इसके पास चला जाए तो वह भी इसमें खींच जाएगा। और यदि कोई इसमें गिर गया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। यही कारण है कि इसे ईश्वर समाधि गर्त कहा जाता है। कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है। जो लोग इसमें गए वे जीवित हैं या मृत, ये भी कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि यह गर्त कोई मृतकों की भूमि नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मार्ग है। इसे पार करने पर कोई दूसरी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। इसलिए कुछ महान सम्राट जो अपने जीवन के अंतिम चरण में होते हैं, वे इस गर्त में प्रवेश करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये जीवन बढ़ाने का कोई अवसर है। जब मास्टर शेन ये कह रहे थे, अर्जुन पूरी तरह चकित था। अथाह समुद्र, ईश्वर समाधि गर्त। अर्जुन को पहले लगता था कि एक महान सम्राट सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होता है, लेकिन मास्टर शेन की बातों से उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसी रहस्यमयी जगहें थीं जिनके सामने महान सम्राट भी असहाय थे। ये प्रकृति के नियमों की शक्ति थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे हवाई जहाज आगे बढ़ा, समुद्र और अधिक अशांत हो गया। ये स्पष्ट था कि यह शांति ईश्वर समाधि गर्त के कारण थी। ये भंवर कितना भयावह होगा जो ऐसे विशाल लहरें उत्पन्न कर सकता था। और उसी क्षण समुद्री कोहरे के बीच अर्जुन ने दूर एक विशाल चट्टान देखी। ये चट्टान 100,000 फीट ऊंची थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये आकाश और समुद्र के बीच एक दिव्य दीवार के रूप में खड़ी थी। वह रतनगढ़ है। रतनगढ़ ईश्वर समाधि गर्त के ठीक ऊपर स्थित है। इसका एक हिस्सा समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा है। कोई नहीं जानता कि कौन सी शक्ति इसे डूबने से रोक रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में रतनगढ़ दुनिया में एक पर्वत श्रृंखला थी जिसे ज़ेड स्पिरिट पर्वत कहा जाता था। यहाँ की स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई बहुत घनी थी, जिससे कई तरह के अनमोल खजाने उत्पन्न होते थे। रतनगढ़ की बड़ी पारिवारिक कुलों के बीच इस भूमि को पाने के लिए हमेशा संघर्ष चलता रहता था। लेकिन कई पीढ़ियों तक चले इन संघर्षों के बाद एक विदेशी परिवार अचानक प्रकट हुआ, जिसने बाकी सभी परिवारों को हरा दिया और इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये परिवार था राठौर परिवार। ज़ेड स्पिरिट पर्वत में कुल 324 पर्वत शिखर थे। राठौर परिवार की मुख्य शाखा 18 पर्वतों पर निवास करती थी, जबकि उसकी अन्य शाखाएं बाकी 306 पर्वतों में बसी हुई थीं। ज़ेड स्पिरिट पर्वत के बाहरी क्षेत्र में एक विशाल समतल मैदान था। राठौर परिवार की बाहरी शाखा इसी मैदान में रहती थी, जहां वे आत्मिक अनाज और सब्जियां उगाते, आत्मिक पशु पालते और व्यापार करते थे। यदि मुख्य शाखा के किसी बच्चे में प्रतिभा की कमी होती तो उनकी अगली पीढ़ी को साइड शाखाओं में भेज दिया जाता, और यदि साइड शाखाओं के बच्चे भी कमजोर होते तो उनकी संतानों को बाहरी शाखा में भेज दिया जाता, जहां वे साधारण जीवन जीते। एक समृद्ध और आत्मनिर्भर परिवार को जीवित रहने के लिए बहुत से मेहनती लोगों की आवश्यकता होती थी जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जुटा सकें। जब अर्जुन ज़ेड स्पिरिट पर्वत की ओर उड़ान भर रहा था तो उसने राठौर परिवार को देखकर हैरानी से अपनी आंखें फैला लीं। सबसे पहले उसने लिन परिवार के बाहरी क्षेत्र को देखा। मैदानों में अनगिनत महलनुमा घर और भव्य भवन सुंदरता से बनाए गए थे। ये सभी इमारतें नीले पत्थर से बनी थीं, जो 1 लाख साल तक अटूट बनी रह सकती थीं। चारों ओर बाजार, व्यापारी चौक, खेतों के विशाल क्षेत्र और खुले चरागाह फैले हुए थे। अर्जुन को पहले विश्वास नहीं हुआ कि किसी परिवार की इतनी विशालता हो सकती है। आगे ज़ेड स्पिरिट पर्वत है। मैं तुम्हें वहां लेकर चलूंगा और आगे से तुम मेरे शिष्य कहलाओगे। जब मुझसे मिलो तो मुझे गुरु कहना मत भूलना। मास्टर शेन हंसते हुए बोले, जबकि अर्जुन ने आंखें घुमाईं। ये बुजुर्ग मास्टर कहलाने लायक भी हैं क्या? वे पहाड़ों के ऊपर से गुजरे, जहां हर पर्वत शिखर पर सुंदर महल और मंदिर बादलों में छुपे हुए थे।
इतना सब देखने के बाद अर्जुन लगभग सुन्न पड़ गया, लेकिन जब उसने 18 मुख्य पर्वत शिखरों को देखा तो वह और भी दंग रह गया। ये 18 पर्वत बेहद ऊंचे और विशाल थे। बादल केवल उनके पैरों तक पहुंचते थे। जैसे ही हवा में उड़ने वाला जहाज और ऊंचाई पर गया, वह सफेद बादलों को पार कर गया। फिर अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह हैरान रह गया। बादलों के बीच 10 किलोमीटर लंबा एक विशाल सिर तैर रहा था। जैसे ही उनका जहाज उसके पास से गुजरा, उसके झील जितनी बड़ी आंखों ने जहाज की ओर देखा। उसकी गहरी भूरी आंखों की पुतलियां किसी विशाल वृक्ष के समान थीं। उसके सिर के ऊपर एक पहाड़ जैसा सींग था। उसका पूरा शरीर चांदी जैसे सफेद चमकते हुए विशाल स्केल से ढका हुआ था और प्रत्येक स्केल एक मकान के बराबर बड़ा था। उसके इस विशालकाय सिर के सामने मास्टर शेन का जहाज एक नन्ही चिड़िया जैसा लग रहा था। अर्जुन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने सिर के पीछे देखा तो वह विशालकाय सिर एक विशालकाय नाग के शरीर से जुड़ा हुआ था, जो सैकड़ों मील लंबा और एक शक्तिशाली नदी की तरह चौड़ा था। यह विशाल अजगर मुख्य पर्वत शिखर के चारों ओर लपेटा हुआ था। पूरा 100,000 फीट ऊंचा पर्वत उसकी कुंडली में समा गया था। हा, बड़ा है ना? मास्टर शेन ने हंसते हुए कहा। यह राठौर परिवार का रक्षक आत्मिक पशु है, ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग सिल्वर पायथन। आत्मिक पशु अभिशापित कर्स्ट पशुओं से अलग होते हैं। अभिशापित पशु अपनी शक्ति अभिशप्त ऊर्जा कर्स्ट एनर्जी से पाते हैं, जबकि आत्मिक पशु की शक्ति आकाश और धरती ऊर्जा से आती है। ये रक्षक पशु अकेले ही 18 मुख्य पर्वतों में से एक पर कब्जा जमाए बैठा है। किंवदंती थी कि एक सिल्वर पायथन समय के साथ एक ड्रैगन में बदल सकता था। सबसे पहले उसके सिर पर सींग उगते, फिर उसके 4 पंजे विकसित होते। इसके बाद स्वर्गीय आपदा उस पर आती और अगर वह इस परीक्षा को पार कर लेता तो वह आसमान में उड़कर एक असली ड्रैगन बन सकता था। अब इस सिल्वर पायथन के सिर पर एक सींग उग चुका था और यह ड्रैगन में बदलने के मार्ग पर था। हालांकि यह अभी भी एक सच्चे ड्रैगन बनने से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व अत्यंत चौंकाने वाला था। राठौर परिवार की विरासत वास्तव में भयावह थी। अब तक अर्जुन ने इसी स्तर के केवल एक और विशाल जीव को देखा था, शेफर्ड बॉय का ड्रैगन कछुआ। वह कछुआ आकार में सिल्वर पायथन जितना लंबा नहीं था, लेकिन उसका वजन क्षमता सिल्वर पायथन से अधिक थी। ये प्राचीन पारिवारिक कुल वास्तव में असाधारण होते हैं। यही कारण है कि जब शेफर्ड बॉय की जानवरों की सेना ने हमला किया था तो वह चौहान परिवार को नष्ट नहीं कर सका। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। मास्टर शेन ने ये सुन लिया और हंसते हुए बोले, उस लड़ाई के बाद चौहान परिवार की स्थिति काफी कमजोर हो गई। पहले वे बहुत ही दबंग थे, लेकिन अब उनके पूर्वज घायल हो चुके हैं, इसलिए वे अन्य कुलों से गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वे राठौर परिवार के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। ओह, राठौर परिवार के साथ गठबंधन! अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। यह ऐसी बात थी जिसे वह कतई देखना नहीं चाहता था। मास्टर शेन ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ उनकी कल्पना है। हजारों साल पहले राठौर परिवार और चौहान परिवार का गठबंधन था, लेकिन आपसी स्वार्थों के कारण उनमें संघर्ष हो गया। अब वे दुश्मन माने जाते हैं। 10 साल पहले हुई लड़ाई के बाद चौहान परिवार ने राठौर परिवार के साथ अपनी दुश्मनी खत्म करने की कोशिश की और दोबारा गठबंधन बनाने की पेशकश की। अगर तुम परिवार के मुखिया होते तो क्या तुम ये प्रस्ताव स्वीकार करते? मास्टर शेन के इस प्रश्न ने अर्जुन को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने सिर हिला दिया। जब तुम मजबूत होते हो तो संसाधनों के लिए युद्ध करते हो और विरोधियों को दबाते हो, लेकिन अब जब तुम्हारी ताकत घट गई है और तुम्हारे पूर्वज घायल हैं, तो तुम अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए शांति की बातें कर रहे हो। दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं होती। अगर राठौर परिवार चौहान परिवार का दुश्मन बना रहता तो अर्जुन के लिए ये सुरक्षित था, लेकिन अगर दोनों पक्षों ने गठबंधन कर लिया तो अर्जुन को कहीं और जाने के बारे में सोचना पड़ता। हम आ गए। मास्टर शेन के कहते ही उनका हवा में उड़ता जहाज जेड स्पिरिट पर्वत के 18 मुख्य शिखरों में से एक पर उतर गया। पर्वत की चोटी पर एक विशाल चौक था, जिसका क्षेत्रफल 100 एकड़ के बराबर था। चौक में कांसे की बड़ी भट्टियां लगी हुई थीं। उन भट्टियों में शुद्ध चंदन जल रहा था, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। मास्टर शेन बोले, यह मुख्य शिखर विशेष रूप से राठौर परिवार के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स के लिए आरक्षित है। मेरा घर पहाड़ के तल पर है। पहले मानसी भी इसी पर्वत पर रहती थी, लेकिन न जाने क्यों उसे परिवार ने अचानक बुला लिया। मास्टर शेन अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोच में पड़ गए। रास्ते में जब वे राठौर परिवार के पास पहुंचे तो उन्होंने एक जादुई संदेश से मानसी को अपने आने की सूचना दी थी, लेकिन अब तक मानसी का कोई जवाब नहीं आया था। ऐसी स्थिति केवल तब होती थी जब
मानसी कहीं बाहर गई हो, वह एकांत साधना में हो। मानसी की स्थिति राठौर परिवार में बेहद विशेष थी। हालांकि वह पिछले 1000 वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली लड़की थी, लेकिन उसकी इन मेरिडियंस की समस्या के कारण वह 500 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकती थी। साथ ही जितना ऊंचा उसका आध्यात्मिक स्तर होता, उतना ही कठिन उसकी साधना की अगली बाधा बन जाती। ये कुछ ऐसा था जिस पर वे वास्तव में कुछ नहीं कर सकते थे। क्योंकि मानसी बहुत प्रतिभाशाली थी, इसलिए स्वर्ग भी उससे ईर्ष्या करता था और उससे कुछ न कुछ छीन लिया जाना तय था। बड़े बुजुर्ग शेन, आप वापस आ गए। जब मास्टर शेन चौराहे से बाहर निकले तो एक व्यक्ति उनका स्वागत करने आया। जब मास्टर शेन जेड स्पिरिट पर्वत में पहुंचे तो राठौर परिवार को इसकी सूचना मिली। अर्जुन ने उस व्यक्ति की ओर देखा जो एक मध्य आयु का व्यक्ति था। वह एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कपड़े पहने था और संभवतः इस मुख्य शिखर का एक एडमिनिस्ट्रेटर था। अर्जुन ने एडमिनिस्ट्रेटर को देखा, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर भी अर्जुन की पहचान को लेकर उत्सुक था। यह एक नामात्र का शिष्य है जिसे मैंने स्वीकार किया है, मास्टर शेन ने इसे साधारण रूप से कहा। जब एडमिनिस्ट्रेटर ने यह सुना तो उसने अर्जुन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आमतौर पर एक नामात्र शिष्य और एक साधारण दवा पकड़ने वाले लड़के में ज्यादा अंतर नहीं होता। क्या मेरा कमरा अभी भी वही है? मास्टर शेन ने पूछा। बड़े बुजुर्ग शेन मजाक कर रहे हैं। आपका कमरा निश्चित रूप से वही है और इसे नियमित रूप से साफ किया जाता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ने बहुत आदरपूर्वक उत्तर दिया। हालांकि आपके निवास के बगल वाले आंगनों पर अब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा, कुछ लोग आगे बढ़ते हुए आए। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति हरे रंग के उजाड़ स्वर्ग मास्टर वस्त्र पहने हुए था। उसके पीछे कुछ युवा थे जो संभवतः उसके शिष्य थे। जैसे ही हरे वस्त्र वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ, अर्जुन ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। इसका कारण ये था कि उसने बुजुर्ग के वस्त्र पर एक बहुत ही परिचित चिन्ह देखा, चौहान परिवार का प्रतीक। पहले जब अर्जुन चौहान परिवार के वायुयान के पास से गुजरा था तब उसने ये प्रतीक देखा था। बाद में जब शौर्य चौहान ने उसे और उसकी बहन को मारने की कोशिश की थी, तब ये प्रतीक अर्जुन के दिमाग में गहराई से अंकित हो गया था। यहाँ चौहान परिवार के लोग कैसे हो सकते हैं? अर्जुन के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या यह संभव था कि चौहान परिवार और राठौर परिवार ने गठबंधन कर लिया था? अगर ऐसा था तो यह उसके लिए बहुत बुरी खबर थी। अगर यह सच था तो उसे तुरंत राठौर परिवार को छोड़ देना चाहिए। उसे चौहान परिवार के उसे खोजने से पहले जितनी दूर हो सके भाग जाना चाहिए। अर्जुन चुपचाप मास्टर शेन की पीठ के पीछे छिप गया और अपना सिर थोड़ा झुका लिया, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरी पार्टी उसे नोटिस न करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आएगा। यदि उसे इसका अंदाजा होता तो वह मास्टर शेन से उसे पहले ही छुपाने के लिए कहता। हालांकि ऐसे लोगों को भेष बदलकर धोखा देना आसान नहीं था। अगर यह अच्छी तरह से नहीं किया जाता तो इससे और भी संदेह हो सकता था। ये चौहान परिवार का बूढ़ा मुझे नहीं जानता। संभवतः उसे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में शौर्य चौहान के साथ हुए संघर्ष के बारे में पता नहीं होगा। जब तक मैं खुद पर ध्यान आकर्षित नहीं करूंगा तब तक मैं सुरक्षित रहूंगा। कई विचार अर्जुन के दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे थे। उसने अपना मन शांत किया और अपने चेहरे पर सामान्य भाव लौटाए। यह मास्टर शेन ने भी भौहें चढ़ा ली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे चौहान परिवार के किसी व्यक्ति से मिलेंगे, और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटर का उनके प्रति व्यवहार बहुत ही अच्छा था। क्या वास्तव में कोई गठबंधन हुआ था? राठौर परिवार के मुखिया आखिर क्या सोच रहे थे? उन्होंने इस समय चौहान परिवार के साथ गठबंधन क्यों किया? इसी तरह मास्टर शेन को भी चौहान परिवार को लेकर अच्छा महसूस नहीं होता था। जब तुम मजबूत होते हो तो सब कुछ लूट लेते हो, लेकिन जब तुम्हारे परिवार का पूर्वज घायल हो जाता है तो तुम गठबंधन करना चाहते हो। इस दुनिया में ऐसी चीजें कहाँ होती हैं? बड़े बुजुर्ग शेन, मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। ये बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान हैं, जो राठौर परिवार के अतिथि हैं। चौहान परिवार का उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अद्वितीय योगदान रहा है, और बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान इस कला के महान विशेषज्ञ हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ने हरे वस्त्र वाले बुजुर्ग को मास्टर शेन से परिचित कराया। ये बड़े बुजुर्ग शेन हैं, जो स्वयं एक शीर्ष उजाड़ स्वर्ग मास्टर हैं। आप दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने स्पष्ट रूप से मास्टर शेन के रवैये पर ध्यान नहीं दिया और बड़े उत्साह से परिचय कराया। मास्टर शेन को चौहान परिवार पसंद नहीं था, और उसी तरह बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान को भी राठौर परिवार के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स को लेकर कोई अच्छा विचार नहीं था।
जब दो शीर्ष उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स एक साथ आते हैं तो वे कभी एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते और हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है। बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान ने मास्टर शेन को देखा और कहा, तुम जयंत शेन हो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लोग तुम्हें पवित्र हाथ शेन कहते हैं। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था। ये स्पष्ट था कि वे आते ही मास्टर शेन को चुनौती देने का संकेत दे रहे थे। ये तो बस कुछ लोगों की तारीफें हैं। इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मास्टर शेन ने हल्के फुल्के अंदाज में उत्तर दिया। बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान ने हल्की हंसी हंसते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या ये तुम्हारा शिष्य है? अर्जुन के अंदर तनाव बढ़ गया। उसने मन ही मन गाली दी, मैंने तो खुद को जितना हो सके अनदेखा बना लिया था, फिर भी इस बूढ़े आदमी ने मुझे कैसे नोटिस कर लिया। दिलचस्प, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तब देखेंगे कि असली प्रतिभा किसके पास है। बड़े बुजुर्ग सुरजीत चौहान ने ये कहकर अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया। उनके युवा शिष्यों की निगाहें अब भी अर्जुन पर टिकी हुई थीं, जैसे वे उससे लड़ने का मौका तलाश रहे हों। लड़के, मेरा नाम भव्य चौहान है, इसे अच्छी तरह याद रखना। अर्जुन को इन तुच्छ लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि क्या राठौर परिवार ने वास्तव में चौहान परिवार के साथ गठबंधन कर लिया था। जैसे ही वे चले गए, मास्टर शेन ने एडमिनिस्ट्रेटर से गंभीर स्वर में पूछा, चौहान परिवार के लोग यहाँ क्यों हैं? क्या राठौर परिवार ने उनके साथ गठबंधन कर लिया है? यह अर्जुन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और वह सांस रोककर उत्तर का इंतजार करने लगा। गठबंधन के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने शब्दों पर विचार करना शुरू किया। अब परिवार वास्तव में इस तरह के विकल्प का सामना कर रहा है और कई उच्च स्तरीय एल्डर्स हैं जो इसके पक्ष में हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा तो अर्जुन का दिल बैठ गया। वे वास्तव में एक गठबंधन में जा रहे थे। वह अभी अभी रतनगढ़ की दुनिया में आया था और इस दुनिया में उसकी ताकत अभी भी बहुत कम थी। क्या उसे अकेले ही दुनिया की यात्रा करनी थी? अगर उसने ऐसा किया तो उसे चौहान परिवार के कबीले की घातक खोजों का सामना भी करना पड़ सकता है। वे इस ओर झुक रहे हैं। वे बूढ़े मूर्ख क्या सोच रहे हैं? चौहान परिवार का कबीला कोई अच्छा नहीं है। क्या उनके साथ गठबंधन करना बाघ से उसकी खाल मांगने के बराबर नहीं है? मास्टर शेन ने तुरंत शाप दिया। एडमिनिस्ट्रेटर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग शेन, मुझे अपनी बात कहने दो। दरअसल यह मामला आपसे जुड़ा है। ओह, मुझसे संबंधित? मास्टर शेन चौंक गए। सटीक रूप से कहें तो इसका संबंध आपकी शिष्या मिस मानसी से है। मानसी? अर्जुन का दिल धड़क उठा। क्या यह मानसी को पहले घर बुलाए जाने से संबंधित था? और इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के अगले शब्दों ने अर्जुन के अनुमान को सही साबित कर दिया। एल्डर शेन, आप स्वाभाविक रूप से मिस मानसी के मेरेडियंस के बारे में जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने अर्जुन की तरफ देखा, अपने शब्दों को ठीक करने का इरादा रखते हुए। वह अर्जुन के सामने मानसी की समस्या पर चर्चा नहीं करना चाहता था। हालांकि मास्टर शेन ने केवल अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसे अर्जुन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे कहो। ओह, प्राकृतिक इन मेरिडियन होने का मतलब है कि व्यक्ति 500 साल की उम्र के भीतर मर जाएगा। यह प्रभावी रूप से व्यक्ति के मार्शल आर्ट पथ का अंत है और यह एक लाइलाज बीमारी है। ये यिन मेरिडियन की स्थिति स्वर्ग से मिला एक अभिशाप है। हालांकि एक बार जब कोई स्वर्ग की अवहेलना करने और प्राकृतिक यिन मेरिडियन को जोड़ने में सक्षम हो जाता है तो एक अविश्वसनीय कायापलट हो जाएगा। प्राचीन समय में एक अद्वितीय महान महारानी थी जो अपनी प्राकृतिक यिन मेरिडियन की स्थिति को उल्टने में कामयाब रही और उसका साधना स्तर आसमान छू गया। वह अपनी पीढ़ी की नंबर 1 व्यक्ति बन गई। उसकी ताकत अथाह थी। यह अफवाह थी कि महान महारानी हमारे राठौर परिवार के बड़े बुजुर्ग और हमारे समय के चौहान परिवार के पूर्वज से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। और लगभग 2 साल पहले चौहान परिवार के कबीले को एक रहस्यमय क्षेत्र में एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक मिली और यह संदेह है कि यह अद्वितीय महान महारानी से संबंधित है। चौहान परिवार के कबीले का मानना है कि यह प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक मिस मानसी की समाप्त हो चुकी इन मेरिडियन को जोड़ने में सक्षम है। इसलिए परिवार के उच्च वर्ग के लोगों ने उसे वापस बुलाया था। हालांकि परिवार के उच्च वर्ग को अभी भी इस तकनीक पर संदेह है। ये वास्तव में एक प्राचीन उजाड़ स्वर्ग तकनीक नुस्खा है, लेकिन ये पुष्टि नहीं की जा सकती है कि इसे उस अद्वितीय महान महारानी ने पीछे छोड़ दिया था। और भले ही नुस्खा वास्तव में प्राकृतिक यिन मेरिडियन को ठीक कर सकता है, लेकिन परिवार के उच्च वर्ग का मानना नहीं है कि चौहान परिवार के कबीले में ये गारंटी देने की क्षमता है कि वे इस उजाड़ हड्डी के अवशेष को परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। जब एडमिनिस्ट्रेटर ने ये कहा तो मास्टर शेन दंग रह गए।
पिछले कुछ वर्षों में वह मानसी को कई स्थानों पर ले गया था, लेकिन वह उसकी प्राकृतिक यीन मेरिडियन को जोड़ने का कोई तरीका खोजने में असफल रहा था। अब चौहान परिवार के कबीले ने घोषणा की थी कि उन्हें प्राचीन महान महारानी से संबंधित एक उजाड़ स्वर्ग तकनीक का नुस्खा मिला है। यह मास्टर शेन को आश्चर्यचकित कैसे नहीं कर सकता था। इससे पहले मानसी राठौर परिवार की प्रत्यक्ष संतान और 1000 साल में न देखी गई प्रतिभा हो सकती थी। उसे कुलमाता द्वारा बहुत प्यार किया जाता था। हालांकि उसके स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन के कारण राठौर परिवार में उसका दर्जा उच्च नहीं था। राठौर परिवार के लिए उनकी महान विरासत के साथ सब कुछ नियमों के अनुसार चलता था, और इन नियमों को केवल ठंडा और हृदयहीन ही कहा जा सकता है। बड़े परिवार के कुलों के बच्चे हमेशा प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते थे। चूंकि मानसी को कुलमाता बहुत प्यार करती थी, इसलिए यह बहुत ईर्ष्या पैदा करने वाला था। इसके अलावा मानसी का जीवन छोटा था, वह अनिवार्य रूप से एक अपंग थी। इसलिए वह परिवार के कुल में एक खुशहाल जीवन नहीं जी पाए। यही वजह है कि वह मास्टर शेन के साथ प्रशिक्षण अभियानों पर जाती थी। हालांकि अगर मानसी की समाप्त हो चुकी मेरिडियन को जोड़ दिया जाए तो उसकी स्थिति पूरी तरह से अलग होगी। एक बार प्राकृतिक यीन मेरिडियन काया पलट हो जाए तो मानसी का भविष्य असीम होगा। ये निश्चित रूप से राठौर परिवार के इतिहास के लिए एक महान घटना होगी। शर्तें क्या हैं? मास्टर शेन ने गहरी आवाज में पूछा। उसे पहले ही बुरा एहसास हो रहा था। अगर चौहान परिवार के पास ऐसी तकनीक नुस्खा था तो वे मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को बिना किसी शर्त के नहीं जोड़ते। इसमें जरूर कोई शर्त जुड़ी होगी, और ऐसी केवल एक ही शर्त थी जिससे चौहान परिवार को भरोसा मिल सकता था। शर्त यह है कि मिस मानसी की शादी चौहान परिवार में हो। इससे चौहान परिवार को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि मिस मानसी का शरीर विशेष है, इसलिए किसी पुरुष के साथ संबंध बनाना एक बड़ा अवसर होगा। खासकर जब मिस मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस जुड़ जाएंगी तो जो पुरुष उनका मूल यीन प्राप्त करेगा उसकी ताकत एक बड़े स्तर तक बढ़ जाएगी। यहां तक कि उसे मिस मानसी के समझे हुए लॉस की भी अंतर्दृष्टि मिल सकती है। ऐसे में चौहान परिवार को एक और अद्वितीय योद्धा मिल जाएगा जो चौहान परिवार के मुखिया के स्तर का होगा। आमतौर पर वो व्यक्ति भविष्य में चौहान मुखिया से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा अगर मिस मानसी की शादी चौहान परिवार में हो जाती है तो वह चौहान परिवार का हिस्सा बन जाएंगी। इससे चौहान परिवार के पास तुरंत ही 2 महान योद्धा होंगे। मैं समझ गया। अर्जुन ने भी स्थिति को समझा। चौहान परिवार की योजना बहुत चतुर थी। चौहान परिवार अभी कमजोर स्थिति में था, लेकिन अगर वे राठौर परिवार के साथ गठबंधन कर लेते तो वे इस कठिन समय से उबर सकते थे। इसके बाद उनके पास कम से कम एक ऐसा बच्चा होगा जो चौहान मुखिया के स्तर का होगा, और एक अद्वितीय महान महारानी भी होगी। इससे चौहान परिवार रतनगढ़ दुनिया का सबसे शक्तिशाली परिवार बन सकता था। मिस मानसी की शादी किससे हो रही है? अर्जुन ने अचानक पूछा। अर्जुन के सवाल पर एडमिनिस्ट्रेटर ने भौहें चढ़ा ली। वह स्वाभाविक रूप से खुश नहीं था। मुख्य शिखर का एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते उसका दर्जा काफी ऊंचा था। वह मास्टर शेन से बात कर रहा था, लेकिन एक युवा नामात्र का शिष्य अचानक बीच में बोल पड़ा। क्या उसे शिष्टाचार का ज्ञान नहीं था? इसके अलावा उसने मानसी को मिस मानसी कहकर संबोधित किया। क्या वह उसे इतनी आसानी से बुला सकता था? हालांकि मास्टर शेन वहां थे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर ने अर्जुन को तुरंत नहीं डांटा, लेकिन उसने कठोर स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल चौहान परिवार के सबसे बड़े योद्धा शौर्य चौहान से। केवल वही मिस मानसी के योग्य हैं। वही कमीना शौर्य चौहान। अर्जुन ने गहरी सांस ली। वास्तव में दुश्मन अक्सर रास्ते में मिलते ही रहते हैं। वह जानता था कि जब वह रतनगढ़ दुनिया में आएगा तो उसका टकराव शौर्य चौहान से जरूर होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। मानसी से शादी करना, उसके पवित्र यीन को प्राप्त कर एक बड़े स्तर तक शक्ति बढ़ाना, उसके लॉस की अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, साथ ही एक महान महारानी को पत्नी बनाना और रतनगढ़ दुनिया के सबसे बड़े परिवार का उत्तराधिकारी बनना। अगर यह सब हो गया तो क्या मैं गुस्से से मर नहीं जाऊंगा? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। वह कभी भी उदार व्यक्ति नहीं था। शौर्य चौहान की वजह से उसकी और उसकी बहन आरती की जान खतरे में पड़ी थी। फिर वह अपनी बहन से अलग हो गया। इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद अर्जुन कैसे चुपचाप देख सकता था कि शौर्य चौहान इन सभी फायदों को उठाकर शक्तिशाली बन जाए? वह सच में हरामखोर है, मास्टर शेन ने गुस्से में कहा। वह शौर्य चौहान एक लोमड़ी की तरह चालाक है। वह अच्छा इंसान नहीं है। मानसी उससे कैसे शादी कर सकती है? राठौर परिवार ने क्या फैसला किया? क्या उन्होंने इसे मंजूर कर लिया है? मास्टर शेन का चेहरा गंभीर हो गया। उसे भी शौर्य चौहान बिल्कुल पसंद नहीं था।
एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई वरिष्ठ एल्डर्स इसके पक्ष में हैं। जो एल्डर्स सहमत नहीं हैं, वे पहले ये देखना चाहते हैं कि चौहान परिवार के पास सच में मिस मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने की क्षमता है या नहीं। मास्टर शेन ने गहरी सांस ली। एक बड़े परिवार को रतनगढ़ दुनिया में बने रहने के लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। और सबसे पहला नियम है, परिवार का हित सबसे ऊपर है। अगर परिवार एक महान महारानी को पैदा कर सकता है, तो वे इस लक्ष्य के लिए कुछ भी बलिदान करने को तैयार होंगे। अगर चौहान परिवार साबित कर देता है कि वे सच में मानसी की टूटी हुई मेरिडियंस को ठीक कर सकते हैं, तो राठौर परिवार निश्चित रूप से इस शादी को स्वीकार कर लेगा। कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, यह नहीं बदलेगा। मास्टर शेन ने सिर हिला दिया और अर्जुन की ओर देखा। उसने देखा कि अर्जुन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह कुछ सोच रहा था। बेचारा लड़का, शायद वह सोच रहा है कि कैसे बचा जाए। मास्टर शेन को अर्जुन पर तरस आ गया। अर्जुन सच में बदकिस्मत था। अर्जुन के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। मैं फिर से भागना नहीं चाहता। शौर्य चौहान, अगर मैंने तुझे बर्बाद नहीं किया तो मुझे खुद अपनी शक्ति छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए। इस सोच के साथ अर्जुन के दिमाग में कई योजनाएं बनने लगीं। अचानक एक बेहद बुरा विचार उसके मन में आया। अगर मैं शौर्य चौहान को नपुंसक बना दूं तो? अगर अर्जुन सच में शौर्य चौहान को हरा देता तो क्या शौर्य चौहान के लिए जो भी फायदे थे वे सब अर्जुन को नहीं मिल जाते? ये ख्याल अचानक अर्जुन के दिमाग में आया। वह थोड़ा चौंक गया और भौहें चढ़ाते हुए खुद से बोला, मैं इतना चालाक कब से हो गया? हालांकि मैं कभी भी कोई सज्जन इंसान नहीं था। अर्जुन ने पिछले 2 साल की अपनी घटनाओं को याद किया। चाहे वो महेंद्र राव भाई हो, अर्जुन ने हमेशा गुप्त रूप से अपनी चालें चली थी। यहाँ तक कि अहंकारी और पागल प्रगति को भी उसने मजाक में फंसा दिया था, जब वो उसे परेशान करना चाहती थी। और आज तक प्रगति को पता भी नहीं चला कि उसे किसने शर्मिंदा किया था। अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो मैंने हमेशा बदला लिया और पीठ पीछे वार करना मेरी आदत रही है। अब शौर्य चौहान के खिलाफ अर्जुन पहले ही बहुत कुछ सह चुका था। एक बार उससे परेशान होना काफी था, लेकिन अगर वह दूसरी बार भी वही गलती करता तो गुस्से से उसकी हालत और भी खराब हो सकती थी। इस बार शौर्य चौहान के परिवार ने एक प्राचीन कला की तकनीक को बड़े दिखावे के साथ बाहर निकाला था। इस तकनीक की कीमत के अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बेहद अनमोल थी। अगर इतने बड़े लाभ में शादी तय की जा रही थी तो ये खबर पूरे जगत में फैलाई जाएगी। फिर शौर्य चौहान को हर तरफ से शादी के उपहार भी मिलेंगे। लेकिन अगर इसी बीच उसे पता चले कि वह बेवकूफ बन चुका है, तो क्या वह गुस्से से खून नहीं उगल देगा? एक योद्धा के लिए अच्छा मानसिक संतुलन बहुत जरूरी होता है। कई योद्धा दशकों तक ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। इस दौरान उन्हें अपने मन को शांत रखना पड़ता है। जब कोई अपने स्तर को पार करता है तो उसके लिए भी मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर किसी के दिल में गुस्सा भरा हो तो उसका ध्यान भटक सकता है। इससे उसकी गति धीमी हो सकती है और उसका मन विचलित हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से से छुटकारा नहीं पा सका तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है। साधारण लोग भी गुस्से से अपनी जान तक गंवा सकते हैं। लंबे समय तक गुस्सा स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि योद्धाओं की उम्र पर इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी साधना की गति कम हो जाती है। अगर शौर्य चौहान को पता चला कि उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है और जिसने उसे धोखा दिया वह कोई आम व्यक्ति था जिसे वह कभी भी कुचल सकता था, तो उसकी क्या हालत होगी? ये ख्याल अर्जुन के दिमाग में तेजी से आया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और सोचा कि ऐसा करना सही नहीं होगा। हालांकि वह शौर्य चौहान को गुस्से में पागल करना चाहता था, लेकिन वह मानसी को सिर्फ बदला लेने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अर्जुन खुद को कोई महान व्यक्ति नहीं मानता था, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं थीं। उसके दिल में मानसी एक परी जैसी शुद्ध थी। वह शांत थी और उसकी उपस्थिति एक हल्की हवा जैसी लगती थी, लेकिन असल में वह एक बहुत ही दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थी। उसका मार्शल हॉट कभी भी डगमगा नहीं सकता था। उस रात जब अर्जुन ने मानसी से चांद की रोशनी में मुलाकात की थी, तब उसने कहा था कि हर किसी की अपनी किस्मत होती है। भले ही उसकी मेरिडियंस पर एक श्राप था और उसे स्वर्ग ने अस्वीकार कर दिया था, फिर भी उसने कभी भी आशा नहीं छोड़ी। वह अपनी छोटी उम्र का पूरा उपयोग करके अंत तक लड़ना चाहती थी। इतनी दृढ़ निश्चयी लड़की का स्वभाव इतना हल्का फुल्का कैसे हो सकता था? सब कुछ प्रकृति के अनुसार चलने दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि शौर्य चौहान और राठौर परिवार की शादी की योजना को नष्ट कर दूं। और मानसी की टूटी मेरिडियंस को ठीक करने के अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है।
अर्जुन मानसी का ऋणी था। जब उसे पता चला कि मानसी की मेरिडियंस जन्म से ही अवरुद्ध थी, तब उसने ठान लिया कि वह इसका इलाज जरूर ढूंढेगा। उस समय मानसी ने कहा था कि जब भी वह उसके संपर्क में आती थी तो उसकी टूटी मेरिडियंस में एक अजीब बदलाव महसूस होता था। भले ही यह बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन वह निश्चित रूप से हुआ था। तब अर्जुन के पास शुद्ध यांग शरीर नहीं था, और भले ही होता तो भी वह नहीं मानता कि उसकी वजह से मानसी की मेरिडियंस में कोई प्रतिक्रिया होती। ये बदलाव केवल बैंगनी क्रिस्टल की वजह से हो सकता था। बैंगनी क्रिस्टल बेहद रहस्यमय था। इसकी उत्पत्ति अज्ञात थी और अर्जुन इसके वास्तविक स्तर का अनुमान तक नहीं लगा सकता था। इन 2 वर्षों में बैंगनी क्रिस्टल ने एक के बाद एक चमत्कार किए थे। चाहे तलवार और सेबर की कब्र हो या शुद्ध यांग तलवार महल के रहस्य, अर्जुन ने उन्हें इसी क्रिस्टल की मदद से समझा था। यहां तक कि शेफर्ड बॉय जैसा महान व्यक्ति भी बैंगनी क्रिस्टल के रहस्य को नहीं समझ पाया था। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि बैंगनी क्रिस्टल का स्तर प्राचीन महान महारानी से भी अधिक था। और क्योंकि मानसी की मेरिडियंस ने बैंगनी क्रिस्टल पर प्रतिक्रिया दी थी, तो इसका मतलब था कि यही क्रिस्टल उसे ठीक भी कर सकता था। यही अर्जुन का सबसे बड़ा हथियार था, जिससे वह शौर्य चौहान की उम्मीदों को तोड़ सकता था। क्या बैंगनी क्रिस्टल से अवरुद्ध मेरिडियंस को जोड़ना मुश्किल होगा? शायद नहीं। जब अर्जुन ये सब सोच रहा था, तभी मास्टर शेन ने अचानक पूछा, मानसी कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हालांकि मास्टर शेन परिवार के बड़े एल्डर्स के फैसले को नहीं बदल सकता था, लेकिन कम से कम वह अपनी शिष्या से मिल सकता था और उसके विचार समझ सकता था। अगर संभव हुआ तो वह उसके लिए कुछ रियायतें भी हासिल कर सकता था। परिवार के हितों के आगे किसी भी बच्चे के हितों की कुर्बानी दी जा सकती है, और राठौर परिवार की महिलाओं के लिए तो यह और भी ज्यादा सच था। मास्टर शेन को मानसी के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। मिस मानसी अभी ध्यान साधना में है। जब उन्हें 2 साल पहले इस शादी की सच्चाई का पता चला, तब से वह बाहर नहीं आई। कुछ एल्डर्स उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने साधना का कारण देकर मना कर दिया। ध्यान साधना, वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। मास्टर शेन ने अपना सिर हिला दिया। पहले भी जब उसने अपने संदेश से संपर्क करने की कोशिश की थी, तो कोई जवाब नहीं मिला था। असल में अब मानसी की स्थिति परिवार में पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वह सिर्फ परिवार की मुखिया की प्रिय संतान थी, लेकिन वह कभी महानता हासिल नहीं कर सकती थी। एल्डर्स के लिए उसे परिवार के हितों के लिए बलिदान करना आसान था। लेकिन अब मामला अलग था। अगर मानसी की टूटी मेरिडियंस ठीक हो जाती और वह एक महान महारानी बन जाती, तो उसकी स्थिति परिवार में बहुत ऊपर हो जाती। तब राठौर परिवार की कुलमाता भी उससे सावधानी से पेश आती। यहां तक कि अंतिम निर्णय एल्डर्स का ही था, लेकिन कोई भी मानसी को जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकता था। इसका कारण ये था कि राठौर परिवार एक ऐसी महान महारानी चाहता था जो खुद को राठौर परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करे। अगर ऐसा होता तो भविष्य में मानसी परिवार के लिए एक मजबूत आधार बन सकती थी, जिससे राठौर परिवार और भी मजबूत हो सकता था। दूसरी ओर, यदि मानसी को भविष्य में राठौर परिवार के प्रति किसी प्रकार की नाराजगी होती, तो वह महान महारानी बनने के बाद राठौर परिवार के लिए कोई सहायता नहीं करती। अधिक से अधिक वह सिर्फ पुराने संबंधों के कारण 1 या 2 बार मदद कर सकती थी। यह ऐसा परिणाम नहीं था जो राठौर परिवार चाहता था, इसलिए यह मामला लटका हुआ था। अब 2 साल बीत चुके थे और अब इसे और आगे नहीं टाला जा सकता था। मानसी से कहो कि उसका गुरु वापस आ गया है और उससे मिलना चाहता है, मास्टर शेन ने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा। मानसी अपने परिवार के एल्डर्स से मिलने से इनकार कर सकती थी, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने गुरु से मिलेगी। जी, एल्डर शेन, एडमिनिस्ट्रेटर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा, एल्डर शेन, वर्तमान में लगभग आधे एल्डर्स इस विवाह प्रस्ताव से सहमत हैं। बाकी आधे इसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वे इंतजार कर रहे हैं और स्थिति देख रहे हैं। एल्डर शेन, मैं आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी बात आधी छोड़ दी। ये स्पष्ट था कि उसका क्या मतलब था। उसने संकेतमय तरीके से मास्टर शेन को यह बताने की कोशिश की कि वह मानसी को इस विवाह प्रस्ताव का विरोध करने के लिए उकसाने का प्रयास न करे। पिछले 2 वर्षों में राठौर परिवार के एल्डर्स ने बड़ी मुश्किल से मानसी को सोचने का समय दिया था। लेकिन मास्टर शेन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि महान महारानी की दवा तकनीक असली है या नहीं, और शौर्य चौहान का परिवार इसे परिष्कृत भी कर पाएगा या नहीं। कौन जानता है कि कहीं शौर्य चौहान का परिवार हमें धोखा तो नहीं दे रहा। महान महारानी की प्राचीन दवा तकनीक इतनी आसानी से परिष्कृत नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि मास्टर शेन भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे कि वह इसे परिष्कृत कर सकते हैं। ओह,
तुम कह रहे हो कि हम इसे परिष्कृत नहीं कर सकते। इस क्षण एक बूढ़ी महिला की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने ऊपर देखा और देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जिसके बाल चांदी जैसे सफेद थे, धीरे धीरे एक लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रही थी। उसके पीछे कई लोग थे जो उजाड़ स्वर्ग तकनीक के मास्टरों की पोशाक पहने हुए थे। इनमें विभिन्न आयु और लिंग के लोग थे। वह हरा चोगा पहने एल्डर, जिसने पहले मास्टर शेन को उकसाया था, और भव्य चौहान, जिसने अर्जुन को चुनौती दी थी, वे दोनों भी वहां मौजूद थे। गिनती करने पर वहां लगभग 30-40 लोग थे। ये सभी निस्संदेह शौर्य चौहान के परिवार के उजाड़ स्वर्ग तकनीक विशेषज्ञ और उनके शिष्य थे। उस सफेद बालों वाली एल्डर को देखकर मास्टर शेन का दिल धड़क उठा। वह इस बूढ़ी महिला को पहचानते थे। वह शौर्य चौहान परिवार के वर्तमान मुखिया की बड़ी बहन थी और उजाड़ स्वर्ग तकनीक जगत में बहुत प्रसिद्ध थी। लोग उसे हजार हाथ एल्डर के नाम से जानते थे। वह पहले के हरे चोगे वाले एल्डर से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। 2 साल। वह रुकी और अचानक अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर पटका, जिससे एक गूंजती हुई आवाज गूंज उठी। मेरे शौर्य चौहान परिवार के उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स 2 साल से राठौर परिवार में रह रहे हैं। इन 2 वर्षों में हमने अपनी सद्भावना दिखाई है और यहाँ तक कि ग्लोरियोसा सुपरबा स्पिरिट माउंटेन को मानसी के विवाह के लिए दहेज के रूप में दे दिया। फिर भी तुम लोग इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने में देरी कर रहे हो। और अब यहाँ एक अज्ञानी व्यक्ति आकर मेरे परिवार की उजाड़ स्वर्ग तकनीक की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहा है। कितनी बड़ी मूर्खता है। उस महिला ने जब ये कहा तो उसने ठंडी नजरों से मास्टर शेन की ओर देखा। मास्टर शेन का चेहरा काला पड़ गया। यह महिला इतनी हिम्मत कर रही थी कि उन्हें अज्ञानी कह रही थी। पहले जब हरे चोगे वाले एल्डर्स ने उनसे तर्क किया था, तब उसने केवल उत्तेजित करने की कोशिश की थी। लेकिन यह महिला अब खुलकर अपमान कर रही थी। यह तो पूरी तरह से संबंध तोड़ने जैसा था। बुढ़िया, क्या तुमने शौचालय जाने के बाद अपना मुंह नहीं धोया? नहीं तो तुम्हारा मुंह इतना बदबूदार क्यों है? मास्टर शेन कोई सीधे साधे इंसान नहीं थे। अगर वह अपमानित होते तो उसी तीव्रता से जवाब देते। ओह! बूढ़ी महिला की आंखों में घातक इरादा चमका। जयंत शेन, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। हाँ, क्या तुम मुझ पर हमला करोगी? मास्टर शेन हंसे। उन्हें बड़ी लड़ाई शुरू करने का डर नहीं था। ये तो राठौर परिवार की भूमि थी। हालांकि राठौर परिवार चौहान परिवार की शर्तों को स्वीकार करने की सोच रहा था, लेकिन वह सिर्फ अपने हितों के कारण था। अगर वह और शौर्य चौहान परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो जाते तो राठौर परिवार इसे अनदेखा नहीं करता और चौहान परिवार को जवाबदेह ठहराता। अगर लड़ाई होती तो बूढ़ी महिला को ही नुकसान उठाना पड़ता। स्वाभाविक रूप से बूढ़ी महिला भी यह जानती थी। उसका झुर्रीदार चेहरा एक प्राचीन कब्र से निकली लाश की तरह भयानक दिखने लगा। तो क्या हुआ अगर तुम तर्क वितर्क में जीत गए? इतनी उम्र में भी तुम्हारा स्वभाव बच्चों जैसा है। इस बार चौहान परिवार ने रतनगढ़ दुनिया के कुछ उजाड़ स्वर्ग मास्टर्स और उनके प्रमुख शिष्यों को आमंत्रित किया है। 2 महीनों में रतनगढ़ पर्वत पर एक उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा आयोजित की जाएगी। वहां हम तुम्हें दिखाएंगे कि चौहान परिवार की तकनीक कितनी श्रेष्ठ है। जयंत शेन, क्या तुम्हारे पास इसे स्वीकार करने की हिम्मत है? उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा। मास्टर शेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं भाग लेने के लिए साहस की कमी कैसे कर सकता हूं? उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा वास्तव में बूढ़े लोगों का एक समूह था, जहां वे खाते पीते समय उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर चर्चा करते थे। साथ ही वे उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अपनी उपलब्धियों के बारे में भी शेखी बघारते थे। शेखी बघारते समय उनके लिए अपनी कुछ तकनीकों का प्रदर्शन करना भी आम बात थी। आमतौर पर किसी प्रतियोगिता की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए केवल अपनी कुछ सर्वोत्तम तकनीकों का प्रदर्शन करना था। मास्टर शेन रतनगढ़ दुनिया के बूढ़े लोगों को अच्छी तरह से जानते थे। जब उनकी तारीफ की जाती थी तो वे तुरंत झूठी बातें कहते थे, जैसे गलत तरीके से प्रशंसा की गई, अतिशयोक्ति, या इस बूढ़े आदमी का तो बस नाम ही खोखला है। दरअसल ये लोग बेहद घमंडी थे। जैसे ही कोई उन्हें नीचा दिखाता वे तुरंत भड़क उठते। वे अपनी आस्तीन चढ़ाकर आपसे लड़ने लगते। हालांकि हजार हाथ एल्डर ने जिस उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा का उल्लेख किया था, उसका विषय एक दूसरे की प्रशंसा करना या शेखी बघारना नहीं था। जो लोग उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा में भाग लेते थे वे अपने स्वयं के परिवार शिविर का हिस्सा होते थे। सभा से पहले लोग आसानी से उत्तेजित हो जाते थे और वास्तविक सभा के दौरान वे सभी प्रकार के कौशल दिखाते थे। पहले इस तरह के सभा में ज्यादातर शिष्य ही अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे। आखिरकार बूढ़े लोग अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देते थे। अगर उनकी अपनी तकनीक का प्रदर्शन करने के तुरंत बाद ही कोई और बेहतर तकनीक दिखाने लगे
जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े तो यह अजीब बात होगी। और यदि शिष्य हार भी गए तो भी कोई बात नहीं। हालांकि इस उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा के लिए ये स्पष्ट रूप से शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता नहीं थी। वे पुराने साथी भी शायद अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे। आखिरकार चौहान परिवार कबीला इस अवसर का उपयोग एल्डर्स को, जो गठबंधन के लिए सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे, उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अपनी ताकत दिखाने के लिए कर रहा था। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो, नहीं तो जब हकीकत आएगी तो तुम्हारा चेहरा बदसूरत हो जाएगा। हजार हाथ एल्डर ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा और फिर अपनी आस्तीनें ऊपर करके चली गई। चौहान परिवार के सभी लोग आश्वस्त थे। पुरानी पीढ़ी मास्टर शेन की ओर देख रही थी, जबकि युवा पीढ़ी अर्जुन की ओर देख रही थी। उनका मानना था कि मास्टर शेन के बगल में खड़ा ये बच्चा निश्चित रूप से उनका शिष्य था। उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा में वे पुराने गुरु निश्चित रूप से शो के सितारे होंगे, लेकिन उनके शिष्य भी चकाचौंध होंगे। युवा पीढ़ी भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके पास उजाड़ स्वर्ग तकनीक में असाधारण प्रतिभा थी, एक बड़े परिवार के कबीले के लिए एक अमूल्य भाग्य था। हजार हाथ वाली एल्डर और साथियों के चले जाने के बाद मास्टर शेन अर्जुन को अपने घर ले आए। उनके घर में घुसने से ठीक पहले मास्टर शेन ने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा, मैं कहता हूं बच्चे, राठौर परिवार में मत रहो। मुझे बुरे संकेत दिख रहे हैं। अगर तुम यहां रुके तो तुम्हारी जान जा सकती है। ये बूढ़ा आदमी कुछ समय के लिए राठौर परिवार में रहकर देखेगा। अगर मानसी इसके लिए राजी हो जाती है और चौहान परिवार के कबीले के कमीने मानसी को ठीक कर सकते हैं, तो एक बार मानसी के ठीक हो जाने के बाद मैं भी राठौर परिवार छोड़ दूंगा। मास्टर शेन मूल रूप से राठौर परिवार से नहीं थे और वह एक अलग पारिवारिक नाम वाले मेहमान थे। वह आने जाने के लिए स्वतंत्र थे और वह राठौर परिवार के अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। अगर मानसी शादी के लिए सहमत हो जाती है और उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन ठीक हो जाती है, तो यह मानसी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। जहां तक शौर्य चौहान की बात है, जब तक मानसी की ताकत मजबूत थी, वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकती थी। इसके अलावा मानसी कोई कमजोर महिला नहीं थी। भले ही उसने गलत घर में शादी कर ली हो, ये कुछ भी भयानक नहीं होगा। भविष्य में जब मानसी एक अद्वितीय महान महारानी बन जाती है, तो उसके लिए अपने भाग्य को नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। इसलिए मास्टर शेन को लगा कि उसे भी चले जाना चाहिए। अगर उसकी शिष्या का भविष्य उज्जवल है तो वह निश्चित रूप से खुश होगा, जब तक कि यह उसकी पसंद हो। बच्चे, हमारा मिलना भी भाग्य का ही एक रूप है। रतनगढ़ की दुनिया में मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए एक पत्र लिखूंगा। अगर तुम इसे अपने साथ उनके पास ले जाओगे तो वे शायद तुम्हें अपने साथ ले लेंगे। मास्टर शेन एक कुर्सी पर बैठ गईं और एक कलम और कागज निकाला। अर्जुन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। मास्टर शेन के बाल पहले से ही सफेद थे और उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था। मास्टर शेन को पत्र लिखते हुए देखकर अर्जुन को अचानक बहुत अच्छा लगा। अगर यह बूढ़ा आदमी न होता तो शायद वह गिरे हुए सितारा द्वारा के अंदर ही मर जाता। और अब मास्टर शेन उसे विदा कर रहे थे और उसे एक पत्र दे रहे थे। अगर अर्जुन के पास बैंगनी क्रिस्टल की उम्मीद न होती तो वह निश्चित रूप से चला जाता और यह पत्र समय पर मदद करने वाला होता। ये बूढ़ा आदमी उसके प्रति बहुत दयालु था। सीनियर शेन, अर्जुन ने धीरे से कहा, ये जूनियर पूछना चाहता है कि क्या आपके पास किसी के रूप को छिपाने का कोई उन्नत साधन है, जैसे कोई उपकरण या कौशल जो बहुत उच्च साधना स्तर वाले लोगों को मेरे मूल रूप को देखने से रोक सकता है। अर्जुन के सवाल ने मास्टर शेन को चौंका दिया। उसने लिखना बंद कर दिया और कहा, तुम्हें पहचाने जाने का डर है। हालांकि सावधान रहना अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रतनगढ़ की दुनिया बहुत बड़ी है। शौर्य चौहान को भी नहीं पता कि तुम रतनगढ़ की दुनिया में आ चुके हो, इसलिए उसके द्वारा तुम्हें ढूंढने की संभावना बहुत कम है। तुम ज्यादा से ज्यादा अपना नाम बदल सकते हो। मैं जाना नहीं चाहता। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। मैं 2 महीने बाद उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा पर एक नजर डालना चाहता हूं। ओह, नहीं जा रहे हो? मास्टर शेन चौंक गए। राठौर परिवार में रहना खतरनाक है। हालांकि राठौर परिवार और चौहान परिवार के कबीले ने अभी तक गठबंधन नहीं किया है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। इसके अलावा तुम उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा पर एक नजर क्यों डालना चाहते हैं? आज, हालांकि मैं उस बूढ़ी औरत के खिलाफ अपने शब्दों के साथ कठोर था, मुझे वास्तव में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं है। मास्टर शेन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उजाड़ स्वर्ग तकनीक के मामले में राठौर परिवार वास्तव में चौहान परिवार कबीले से कमतर है। इसके अलावा इस बार चौहान परिवार कबीले ने रतनगढ़ दुनिया से कई उजाड़ स्वर्ग तकनीक के उस्तादों को मैदान में उतरने के लिए आमंत्रित किया है।
2 महीने में चौहान परिवार कबीला शायद उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेगा। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर शौर्य चौहान अवश्य उपस्थित होगा। क्या तुम अपने दुश्मन को सफलता के शिखर पर देखना चाहते हो? मास्टर शेन ने हैरानी से अर्जुन को देखा। अर्जुन ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा में भाग लेना चाहता हूं। यही वजह है कि मैं खुद को छिपाने के बारे में सोच रहा हूं। इसके अलावा सीनियर शेन, क्या आप मुझे इन 2 महीनों में उजाड़ स्वर्ग तकनीक सिखा सकते हैं क्या? अब तो मास्टर शेन इतने हैरान रह गए और अर्जुन की ओर अविश्वास से देखने लगे। तुम उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीखना चाहते हैं? 2 महीने में सभा में भाग लेने के लिए? मुझे मत कहना कि तुम चौहान परिवार के कबीले की युवा पीढ़ी के खिलाफ अपनी उजाड़ स्वर्ग तकनीक से मुकाबला करना चाहते हैं। मास्टर शेन पूरी तरह से अवाक थे। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये कहा था वह अर्जुन था। अगर कोई और होता तो वह सोचता कि वह व्यक्ति मूर्ख है। हालांकि भले ही वह अर्जुन था, फिर भी मास्टर शेन ने उसे असामान्य पाया। उजाड़ स्वर्ग तकनीक ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात सीखा जा सके। अर्जुन ने लंबे समय से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया था, इसलिए आखिरी समय में सीखी गई उजाड़ स्वर्ग तकनीक सभा में भाग लेने के लिए कैसे योग्य हो सकती है? क्या इसका अंत चौहान परिवार के कबीले द्वारा उसका उपहास किए जाने के साथ नहीं होगा? अर्जुन ने कहा, ये जूनियर पहले दिव्य शहर में रहते हुए उजाड़ स्वर्ग तकनीक के संपर्क में आ चुका है। आप कह सकते हैं कि मैं प्रारंभिक चरण में हूं। कितने समय तक संपर्क रहा? मास्टर शेन ने अर्जुन को अवाक भाव से देखा। अर्जुन ने 2 साल से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था। भले ही उसने अलग होने के बाद से ही उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीखना शुरू कर दिया हो, लेकिन अब वह क्या कर सकता था? वह अभी भी दूसरों से बुरी तरह हार जाएगा। कुछ महीने पहले मैंने कुछ समय के लिए ग्रैंडमास्टर शैलजा से सीखा था। अर्जुन जानता था कि अगर वह सिर्फ इतना कहेगा कि उसने कुछ महीनों के लिए उजाड़ स्वर्ग तकनीक सीखी है, तो मास्टर शेन निश्चित रूप से उसके मानकों को कमतर आंकेंगे। इसलिए उसे ग्रैंडमास्टर शैलजा का नाम लेकर मास्टर शेन को कुछ भरोसा दिलाना पड़ा। हालांकि मास्टर शेन ने अभी भी अर्जुन को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल आदमी को देख रहा हो। बच्चे, मुझे मत बताओ कि तुमने बहुत सारी असफलताएं झेली हैं, जिसके परिणामस्वरूप तुम डिप्रेशन में आ गए हो, इसलिए अब तुम इस बूढ़े आदमी का उपयोग करके सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हो। चूंकि तुम उजाड़ स्वर्ग तकनीक के संपर्क में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि उजाड़ स्वर्ग तकनीक के 3 बड़े चरण हैं। पहला चरण, उजाड़ की शक्ति को निकालना। दूसरा चरण, उजाड़ की शक्ति की मुहर को नियंत्रित करना। तीसरा चरण, अवशेष का निर्माण करना। इसके लिए सिर्फ उजाड़ की शक्ति को निकालने के लिए ही कई सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। अगर तुम उजाड़ की शक्ति को निकालने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो, तो ये सामग्री की बर्बादी होगी। उजाड़ अस्थि अवशेष को भी ठीक से परिष्कृत नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद उजाड़ की शक्ति को नियंत्रित करना। ये और भी जटिल है क्योंकि इसमें हजारों हाथ सील तकनीकें हैं। उजाड़ की अलग अलग मौलिक शक्ति के लिए अलग अलग हाथ सील तकनीकों की आवश्यकता होती है। यदि तुम सावधान नहीं हो तो तुम आसानी से उजाड़ की शक्ति को नष्ट कर सकते हो, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हो सकता है। मेरे पास अकेले 3000 से ज्यादा हाथ सील तकनीकें हैं। उनमें से हर एक को सीखने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। इसके अलावा तुम्हारे पास अच्छी समझ भी होनी चाहिए और समय बीतने के साथ ही तुम उन्हें धीरे धीरे समझ सकते हैं। तीसरे चरण के लिए अवशेष बनाना। ये पहले 2 चरणों की तुलना में आसान है, हालांकि ये थोड़ा आसान है। अवशेष बनाने के लिए हजारों तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। 100 से ज्यादा तकनीकों को समझे बिना तुम खुद को एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर भी नहीं कह सकते हो। अर्जुन स्वाभाविक रूप से मास्टर शेन द्वारा कही गई बातों को जानता था। वह उजाड़ स्वर्ग तकनीक के लिए व्यवस्थित कक्षाओं से गुजरा था। अर्जुन के लिए उजाड़ की शक्ति निकालना बेहद आसान था। बैंगनी क्रिस्टल के साथ अर्जुन इस पहलू में मास्टर शेन से भी कहीं बेहतर था। समस्या हाथ से सील करने की तकनीक में थी। बैंगनी क्रिस्टल अर्जुन को अपनी इच्छानुसार ऊर्जा को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता था, हालांकि यह उसकी समझ को नहीं बढ़ा सकता था। सीलों को सीखने में समय लगना था। हालांकि अर्जुन की समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन वह 2 महीने के समय में कई हाथ सील तकनीक नहीं सीख सकता। उसके लिए उजाड़ स्वर्ग तकनीक में जल्दी से महारत हासिल करना भी सबसे बड़ी कठिनाई थी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।